जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू, तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। है तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। थैंक यू लतीश भाई, BCCA committee and Young Indian groups के members. I am heartily thankful to all of you and happy to connect you. मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आज जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, वो डिस्कशन मेरे अनुभव के आधार पे और काफ़ी बड़े एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बातचीत का निष्कर्ष होगा। इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, बट मैंने बड़े लोगों से बात करने के बाद मुझे जो जो चीज़ अच्छा लगा है वो आपको मैं प्रेजेंट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरे हर बोल में ऑनेस्ट रहूँगा, कहीं पे भी मैं पॉलिटिकल इनकरेक्ट नहीं हो पाऊँगा। सो कहीं कोई जगह पे अगर मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ तो मैं पहले से ही आप लोगों की क्षमा चाहता हूँ, कहीं आपको हर्ट कर दिया तो। लतीश भाई ने मेरा बैकग्राउंड तो बता दिया कि मैं अभी आज क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ से हूँ। मेरे आपसे बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा और मेरे बारे में जानो। मेरा जन्म 1968 में मेरा बॉर्न था। एवरेज एक फार्मर फैमिली में मेरा बैकग्राउंड है। मेरी पढ़ाई भी एक आम स्टूडेंट जो बिलो लेवल मिडिल क्लास के लोग होते हैं वैसी पढ़ाई मेरी हुई है। अप टू 12th तक मैंने कहीं पे भी 45% से ज़्यादा मार्क नहीं लाया, लेकिन 12th में फाइनल एग्जाम में मुझे ट्रिगर लग गया कि मुझे कुछ करना है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं भी एक आम इंसान की तरह ही आऊँगा और चला जाऊँगा। तो एक ड्रीम था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन गोल नहीं था, सिर्फ ड्रीम था कि बड़ा बनना है। कैसे बड़ा बनना वो नहीं मालूम था। और एक विजन आ गया मुझे कि मैं भारत देश का नाम रोशन करूं, क्योंकि भारत का नाम आज भी अगर हम कहीं इंडिया के बाहर जाते तो इतना रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस हम नहीं है और हमारा एटीट्यूड भी, हमारे पब्लिक का एटीट्यूड भी अभी ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं आया हुआ है। तो मेरा एक विजन था कि मैं इंडिया का ब्रांड बनाऊं। तो बचपन से ही मेरा विजन था, लेकिन मुझे रास्ता कौन दिखाया, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था, एवरेज फैमिली में था और पापा का मिल भी नहीं था। तो वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस भी थी पढ़ाई के टाइम पे। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने पढ़ाई का खर्चा निकले इसके लिए पार्ट टाइम मैं एक ऑफिस में ऑफिस बॉय की तरह काम करता था, जहाँ पे जो भी कोई गेस्ट आए उनको पानी पिलाना, या ऑफिस बॉय जो भी रूटीन काम करता है, कचरा पोछा, झाड़ू मारना, ये सब काम करता था। और वहाँ से जो मुझे थोड़ा बहुत खर्चा मिल जाता था, उस वक्त मुझे खर्चा क्या मिलता था, महीने का 100-200 रुपया, और कभी जरूरत पड़ी तो 400-500 रुपया मिलता था, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिला। और इसी एडवोकेट के साथ मैंने काम किया था और वो एडवोकेट आज मेरे कंसल्टेंट हैं। बाद में
अपने खर्चे निकालने के लिए जब एफ वाई टी वाई में जब स्टडी कर रहा था, तो एक छोटी सी रेस्टोरेंट में मैं एक कैप्टन की तरह काम करता था, क्योंकि मेरा एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव था। तो मेरे बॉस ने मुझे कैप्टन के तौर पर रखा था। मेरे हाथ के नीचे वेटर होते थे, लेकिन कभी कभी वेटर ना मिलने की वजह से या तो वेटर कम होता था, तो मैं कैप्टन न बन के वेटर बन के भी सर्व करता था। और वहाँ से मैं एक हॉस्पिटैलिटी सीखा कि आम पब्लिक से कैसे बातचीत किया जाए, कस्टमर के साथ कैसे बात करना होता है, उसको कैसे रिस्पेक्ट देना होता है। तो ये मैं वेटर या कैप्टन के रोल में मैंने 2 साल जॉब किया और वहाँ मैं सीखा। और वो शॉप जो आज, उस वक्त जो रेस्टोरेंट का नाम था तो भगवती चाट सेंटर, वहाँ चाट बनाने का काम था। और गुजरात में पहली बार दिल्ली से चांदनी चौक से चाट वाला कोई शॉप आया हो तो भगवती चाट सेंटर था। उसका मैं मैनेजर का हो, कैप्टन का हो, वेटर का हो, सभी जिम्मेदारी मुझे दी थी वो रेस्टोरेंट को चलाने की। और आज वो चाट सेंटर द ग्रांड भगवती के नाम से 5 स्टार होटल हैदराबाद में, सूरत में, इंदौर में भी है। और बाद में वहाँ से छोड़ के मैं हेवमोर आइसक्रीम कंपनी में क्लार्क के तौर पे लगा और वहाँ मैं पूरा गुजरात का डिस्पैच इंचार्ज था। और आज हेवमोर आइसक्रीम कंपनी भी 2000 करोड़ में सेल हो चुकी है। तो मेरा जो ड्रीम था बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे जॉब जैसे मिलती गई वैसा वैसा मुझे ड्रीम से सक्सेस मिलने की उम्मीदें बढ़ती गई। हर बॉस में मुझे पॉजिटिविटी दिखी, हर बॉस में मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कल जाके बिजनेसमैन बन सकता हूँ। और मैंने जब जब जॉब किया है तब दिल से जॉब किया है, एज ए एंटरप्रेनर किया है। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं वर्कर नहीं हूँ, मैं नौकरियात नहीं हूँ, बट मैं एक एंटरप्रेनर हूँ। मैं मेरे बॉस को मेरा टाइम बेच रहा हूँ और मेरा टाइम अगर अच्छी तरह से मैंने मेरे बॉस को स्वीक किया तो वो मेरा नौकरी हमेशा सिक्योर रखेगा, मुझे हमेशा प्यार देगा, मुझे हमेशा सराहेगा, मुझे हमेशा आगे बढ़ाएगा। तो एज ए एंटरप्रेनर के तौर पे ही मैंने मेरे कंपनियों में काम किया है और वहाँ से मैं सक्सेस पॉजिटिव थॉट्स उठा के आगे बढ़ता गया। और यही एंटरप्रेनर स्किल ने मुझे 88-89 में एक स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस सिखा दिया कि पहले स्क्रीन प्रिंटिंग कर ले, अरविंद कहाँ तू खुद बिजनेस भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट भी 4-5 हज़ार रुपये ये पापा को भरना नहीं पड़ेगा। तो मैंने छोटा सा स्क्रीन प्रिंटिंग का सामान खरीद लिया, स्क्रीन प्रिंटिंग का ट्रेनिंग लिया और 2 साल मैंने विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, स्टिकर ये सब छापने का काम किया। और इस तरह से मेरा स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते हैं। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बात तो सही, काम तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ इस काम से कुछ और भी काम ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने 1991 में एक ट्रेडिंग फर्म खोल दिया, भगवती सेल्स कॉर्पोरेशन। उसमें प्रिंटिंग का भी काम करता था और हार्डवेयर टूल्स एक जगह से लाके दूसरी जगह पे सेल भी करता था। और उस वक्त एक ही मकसद था कि जब मैंने जॉब छोड़ा था हेवमोर आइसक्रीम कंपनी का, तब मेरा सैलरी 1800 रुपये था। मैं 88 की बात करता हूँ। अगर आज जॉब नहीं छोड़ता तो शायद वहाँ में आज 50,000 या लाख रुपया कमाता होता। तो 1800 रुपया वो जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने जॉब छोड़ दी थी हमारे फैमिली में झगड़ा हो गया था। मम्मी पापा दोनों गुस्सा कर रहे थे कि अच्छा नौकरी छोड़ के तो धंधे के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन आज लगता है कि मम्मी पापा खुश हुए। 91 में जब बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरे पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, घर से काम करता था। एक साइकिल थी पापा की साइकिल लेके पीछे हेक्सो ब्लेड का 20 किलो 30 किलो का लोड लेके मैं डेली 60-70 किलोमीटर घूमता था फैक्ट्री टू फैक्ट्री। और जो कस्टमर जो हेक्सो ब्लेड मांगे या ड्रिल बीट मांगे या खाना पकड़ मांगे उनको सप्लाई करता था और वापस दूसरे तीसरे दिन पैसे लेने उनके पास चलता था। ऐसे मैंने 95 तक मेरी फैक्ट्री चलाई, मेरा ट्रेडिंग फर्म चलाया। 94-95 में मैं एक 3M कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना और 3M कंपनी ने मुझे अवार्ड दिया कि गुजरात का अच्छा बेस्ट सेल्समैन को अवार्ड दिया मुझे, क्योंकि मैंने हाईएस्ट सेल किया था इंडिया से। और 95 में फिर मैंने 96 में छोटा सा फैक्ट्री डाला, छोटा सा वर्कशॉप, फैक्ट्री तो नहीं कहेंगे, छोटा सा वर्कशॉप डाला जिसमें एक लेथ एक ड्रिल मशीन था। और वही प्रोडक्ट बनाने लगा कि जो 3M कंपनी से मैं खरीद के बेचता था, उसी में से रॉ मटेरियल में से मैंने थोड़े थोड़े छोटे मोटे ब्रश बनाने चालू किए और सप्लाई करना चालू किया वेलग्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और आज वेलग्रो इंडिया लिमिटेड के नाम से मेरे पास 2 फैक्ट्री है और वेलग्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में हम एब्रेसिव ब्रश बना रहे हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वेलग्रो इंडिया लिमिटेड के अंदर हम लोग उसी ब्रश का जहाँ इस्तेमाल होता है वही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लिया हम लोगों ने और वहाँ मशीनरी बनाना चालू किया ताकि मशीन फैक्ट्री ब्रश फैक्ट्री को चलाए
आज वैक्यूम लिमिटेड के पास मोर देन 200 एम्प्लॉई, 200 फैमिली का गुजरान चल रहा है। और 200 फैमिली के साथ साथ अगर एक फैमिली में 4 आदमी भी गिनते हो तो 1000 आदमी का रोजगारी पूरा हो रहा है। लेकिन आज माहौल ऐसा हो चुका है, इतना अचीवमेंट करने के बाद, कि कोविड के बाद आज एक क्वेश्चन मार्क बड़ा आ चुका है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे। लेकिन साइकिल से जब मैंने पहले सैंट्रो गाड़ी खरीदी थी, तो सैंट्रो गाड़ी 1 साल तक मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी नहीं, किसी और की है, क्योंकि मम्मी भी बता रही थी कि अरे ये किसकी तू लेके आया। तो कहने का मतलब है कि ड्रीम था, बस कुछ करना है, गोल नहीं था। तो कुछ करके दिखा के आज यहाँ तक तो पहुंचा हूँ मैं। और आज सोशली काफी ऐसे बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स सबके साथ अच्छी तरह से काम निकाल लेता हूँ। चंद्रबाबू नायडू से भी मुझे आधे घंटे मीटिंग करने का मौका मिला था। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ और अनिल भाई अपोलो मशीनरी उद्योग मंत्री थे, उनके साथ एक बड़ा सा सेमिनार किया था गुजरात स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री फेडरेशन के नाम से। और वो प्रोग्राम फंड रेजिंग था, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ था। तो मेरे प्रेसिडेंट उस वक्त के, मेरे ट्रेजरर उस वक्त के मेरे पर बहुत भरोसा करते थे कि अरविंद तेरे पास स्किल है तो तू ये सब काम भी हाथ में ले, अगर सोशल सेवा करेगा तो तेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आज काफ़ी सोशल एसोसिएशन में एफिलेटेड हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो कंटेंट ऐसा है चैलेंजेस। कोविड के बाद चैलेंजेस जबरदस्त आ चुका है कि क्या कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय। मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, एम्प्लॉय के लिए भी है। क्योंकि मैं समझता हूँ एम्प्लॉइज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। वो अपना टाइम बेचता है, वो अपना स्किल बेचता है। इसलिए इस वेबिनार में जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो सभी एंटरप्रेन्योर है। अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझोगे तो आज नहीं तो कल आप आगे बढ़ोगे। मेरी कहानी जैसे साइकिल से सैंट्रो की बताई, सैंट्रो के बाद तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जुनून है तो सब कुछ कर सकते हो। और वही जुनून आज सिखाऊंगा कि इस कोविड के बाद हम लोग कैसे टिक सकते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, एक बिजनेस को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जाए और मेक इन इंडिया का जुनून कैसे बनाया जाए। जब मैं 12th में था तभी से अगर मेरे दिमाग में मेक इन इंडिया या तो मेड इन इंडिया का ब्रांड डेवलप करना ये जुनून था, तो आज की तारीख में मैं 16 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इसका रीजन यही है कि वो जुनून ही काम कर रहा है। और मैं साथ साथ ये भी सिखाऊंगा या ये भी आपको बताऊंगा कि बिजनेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। इफ यू आर नॉट रेडी, डोंट अप्रोच टू किल द अपॉर्चुनिटी। अगर आप रेडी नहीं हो तो कोविड के बाद जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने आने वाली है उसको किल करने की कोशिश मत करो। क्योंकि विदाउट योर प्रिपरेशन अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने जाओगे तो आप फंसोगे, आप बिल्कुल फंसोगे। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले, और आपके अंदर एक सुपर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप अपॉर्चुनिटी के पास जाओगे। हाफ प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपके लिए ये खेल बहुत डेंजर हो सकता है। क्योंकि 1 जनवरी 2020 में वर्ल्ड ओवर जितने भी स्टार्टअप थे वो क्लोज हो चुके हैं। जितने भी स्टार्टअप वर्ल्ड ओवर 1 जनवरी 2020 को स्टॉप हो चुके हैं। और जितने थोड़े बड़े स्टार्टअप जो चल रहे थे, जो फंडिंग का इंतजार कर रहे थे, वो कोविड आने के बाद बिना फंडिंग बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बिना प्रिपेयर किए अगर आप अपॉर्चुनिटी को एंगेज करने जाओगे तो हो सकता है आप भी फेल हो जाओगे। और इसका रीजन टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट हाई हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप कुछ नहीं कर सकते। आज छोटी सी पान की दुकान करनी है तब भी 1 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए आपको। आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका मार्केट में से माल जो वापस आता है उसका हिडन कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कभी भी हम बिल ऑफ मटेरियल में एड नहीं करते। एम्प्लॉय रिटेन करना, HR रिटेनिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये कोई भी स्टार्टअप को मार सकता है। इसलिए
कुछ भी ट्राई करने से पहले आप प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप डाउन हो जाएंगे तो आपको हेल्प करने वाला कोई ही नहीं होगा। ये जीवन की सच्चाई है। आज क्या है चैलेंजेस फॉर एंटरप्रेन्योर? बहुत दुख की बात कर रहा हूँ कि कोविड के बाद छोटे मोटे जितने भी बिजनेस थे, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, 10 करोड़ के नीचे के जितने भी बिजनेस वाले हैं, आज उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो चुका है कि वो सर्वाइव करेंगे या नहीं। आगे क्या? क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर वालों ने तो लोनें बड़ी बड़ी लेके रखी है, वो सर्वाइव हो जाएंगे। 10 करोड़ से नीचे वालों ने 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की लोन लेके रखी है, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। और क्या लॉकडाउन के बाद सब कुछ सेफ हो जाएगा? आपको लगता है सेफ होना? नहीं, लॉकडाउन के बाद कुछ भी सेफ नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंज। लोग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से काम करेंगे, एक दूसरे को डाउट की नजर से देखने वाले हैं कि यार इसको कोरोना तो नहीं हो गया, अच्छा ये डिफॉल्टर तो नहीं हो गया, अरे इसके पास पैसा नहीं होगा। सब लोग आपको डाउट की नजर से देखने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिटेबिलिटी 0 हो चुकी है। क्यों? दीपावली में, गुजरात का एग्जांपल दे रहा हूँ कि दीपावली में गुजरात 5 से 7 दिन के लिए बंद होता है, और उसको वापस अगर 5वें 7वें के दिन चालू करना होता है तो हमें 15 दिन और लग जाते गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो ये तो कोविड था, वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन है, 2 महीने 3 महीने से फैक्ट्रियां बंद है, तो 4 महीने तक मैं नहीं मानता कि आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी और चलने लायक हो जाएगी। तो ये 4 महीना एंटरप्रेन्योर को खुद की पैसे से फिक्स कॉस्ट को चलाना है। और इस फिक्स कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट, सैलरी, टैक्सेस, कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिल रहा। जहां से लोन लिया है उनको इंटरेस्ट कंपलसरी भरना है, जहां से लोन लिया उनको कंपलसरी EMI देना है। अगर एक भी EMI आपका बंद हुआ या रिटर्न हुआ, आप डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए। और आप इतने बड़े आदमी नहीं हो कि सरकार आपको कुछ राहत देगा। आप डिफॉल्टर हो जाओगे, आपका जितना भी किया किराया सब पानी हो जाएगा। रिटेनिंग एम्प्लॉय मोर एक्सपेंसिव, और लेस देन 3 ईयर, 3 साल पुराने जो भी एम्प्लॉय है आपके लिए कुछ भी मिरेकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भेड़ चाल में चल चुके हैं। उनका काम यही है कि बॉडी अपना तो फैक्ट्री में आया या धंधे पे आया, और उनका नौकरी 8 से 10 घंटे का टाइम हो गया और उनका बॉडी वापस घर चला गया। उनका फिजिकल काम यही है, बॉडी को फैक्ट्री में या घर में ऑफिस में लाना और वापस बॉडी को लेके जाना। ये एम्प्लॉई, इस एटीट्यूड के एम्प्लॉई आपकी फैक्ट्री में कुछ भी मिरेकल नहीं कर सकते। ये ऐसे एम्प्लॉई को आपको ट्रेनिंग देना होगा, ये भी बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है। और मैं नहीं चाहता कि सभी एम्प्लॉय ट्रेन होकर आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेबर वर्क मैं नॉट करूँगा इमीडिएटली। आपकी फैक्ट्री में जो भी मजदूर लोग काम कर रहे हैं वो शायद ना भी आए या तो ले जाए। मेरा फैक्ट्री का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे लॉकडाउन में फैक्ट्री का परमिशन मिला था, लेकिन आज की तारीख में भी मजदूर लोग मेरी फैक्ट्री में नहीं आते। हम लोग ऑफिस स्टाफ ही आते हैं, क्योंकि हमें ऑफिस स्टाफ को मालूम है कि हमें बिजनेस चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब है विदाउट मजदूर अब ऑफिस स्टाफ भी हम लोग क्या करेंगे? तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लेबर लाएंगे कहाँ से हम लोग। सॉरी, पेमेंट साइकिल विल नॉट रन अप टू 6 मंथ्स। 6 महीने तक किसी का भी पेमेंट साइकिल नहीं चलना है। जिसको भी अगर आप पेमेंट के बारे में पूछेंगे, भाई मेरे को पेमेंट चाहिए, या कोई आपसे पेमेंट मांगेगा, आपके पास पेमेंट ही नहीं है, तो आप पेमेंट साइकिल कैसे चालू करोगे? तो अप टू 6 मंथ के पेमेंट साइकिल भी बिजनेस में नहीं चलना है। और आपको नए वेंडर और नए सप्लायर भी बनाना है, ये भी एक हेडेक है, क्योंकि पुराने वेंडर जिंदा है या नहीं, वो मार्केट में है या नहीं, आपको नहीं मालूम। तो आपको रीअसेसमेंट करना होगा आपके वेंडरों का। एक पोटेंशियल कस्टमर भी आपको ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा एक डिफिकल्टी है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है आज के एंटरप्रेन्योर के लिए। तो ये चैलेंजों के साथ कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा ही चैलेंज मैं की एम्प्लॉय के बारे में भी कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एम्प्लॉय इज आल्सो एंटरप्रेन्योर। दे आर नॉट service class people, they are selling their skill, they are selling their time to industries or entrepreneur, और एक ऐसे सप्लायर के तौर पे ही काम करते हैं। आज उनके लिए चैलेंजेस क्या है? हो सकता है एंटरप्रेन्योर उनका सैलरी कट कर रहे हैं, बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा क्योंकि सैलरी कट होगा। तो ऐसे कहीं एम्प्लॉय होंगे जिनको मालूम है
कि सैलरी कट हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया तो हो सकता है ऐसे वर्करों को, ऐसे एम्प्लॉय को बॉस को कंपलसरी निकालना पड़ेगा, तो टर्मिनेशन के भी चांसेस है और इसकी वजह से उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ट्रीमेंडस प्रेशर रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक ट्रीमेंडस प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है। तो जो आदमी या तीन आदमियों से जो काम हो रहा था, हो सकता है एक आदमी से करवाना पड़े जो कॉस्ट कटे। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एम्प्लॉय को यहाँ से सीखना पड़ेगा कि मैं इस प्रेशर में कैसे काम करूँ, मेरा टर्मिनेशन ना हो, मुझे स्किल डेवलप करना पड़ेगा, मुझे लर्निंग ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके पास अगर लैक ऑफ लर्निंग एबिलिटी होगा तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट पक्का है। और जो स्किल नहीं यूज करेंगे उस एम्प्लॉय को लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा परफॉर्म दिखाने के लिए। तो ये एम्प्लॉय के लिए भी चैलेंज है, उनको कैसे बाहर निकलना है। एम्प्लॉय भी अपने आप एंटरप्रेन्योर समझ के का कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटीज है उनके पास। टाइम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज उनके पास एक ऐसा सिचुएशन है जो टाइम को समझ सके। अगर वो आज का टाइम नहीं समझेगा तो वो एम्प्लॉय कभी भी आगे बिजनेस नहीं करता, कभी भी आगे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, कभी भी आगे जिम्मेदारी वाला काम अपनी कंपनी में नहीं ले सकता है। तो उसको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अभी टाइम है, क्योंकि अभी जॉब चालू नहीं है, घर बैठा है, स्टे एट होम है। वो जितना सोचेगा कंपनी के बारे में उतना उसके लिए फायदा है। यही बेस्ट टाइम है उसको लर्निंग करने का। अच्छे अच्छे वेबिनार हो रहे हैं, अच्छे अच्छे सेमिनार हो रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज विवेक बिंद्रा जी के और मोटिवेशनल बिजनेस गुरुज के आ रहे हैं। उनको वॉच करके उनमें से कुछ टिप्स निकाल के अपने डे टू डे रूटीन काम में इम्प्लीमेशन लाना पड़ेगा उसको। और नई चैलेंज के लिए उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर वो प्रिपेयर नहीं हुआ तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी कुछ काम के नहीं है। सो अभी ही टाइम है उस एम्प्लॉय को अपने आप को प्रूव करने के लिए कि he is the right person in the world who can provide the good services to his boss or his buyer. It is the right time to stay in with company। मैं हर एम्प्लॉय को कहूँगा कि यही आपका राइट टाइम है कि आप अपने बॉस के साथ खड़े रहो, आपकी कंपनी के साथ खड़े रहो। मैंने कहीं सुना था, काफ़ी एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं कि अरविंद एम्प्लॉय बोल रहा था कि सर आप हमारी जगह पे आके बैठो और हमारा पेन देखो। एज ए बॉस, एज ए एंटरप्रेन्योर का आंसर कुछ नहीं होता है, वो चुप होता है, वो सॉरी कहता है। क्योंकि पिक्चर में देख रहे हो बैक में कितने खंजर होते हुए। ये खंजर एम्प्लॉय को नहीं मालूम होता है या एंटरप्रेन्योर को मालूम होता है। घर में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, तो कभी भी एक पिता ना अपनी बीवी को ना अपने बेटों को परिस्थिति से वाकिफ करता है कि आज ये ट्रबल है, मैं इस ट्रबल में हूँ, आप ध्यान रखो, कभी भी नहीं कहेगा। उसके साथ जितना भी हो सकेगा उतना फेस करेगा और अपने बच्चे को, अपने फैमिली को या अपने माँ बाप को संभालने की कोशिश करता है। एक एंटरप्रेन्योर का रोल आज ऐसा ही है। वो किसी को कुछ नहीं कह सकता है कि उसको कितना प्रेशर है, क्या प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम और ये प्रेशर में छोटे से वीडियो से आपको दिखाऊंगा कि क्या है आज एंटरप्रेन्योर का हालत।
प्लीज सपोर्ट योर बॉस, क्योंकि जहाज में क्राइसिस आती है तो पहले पैसेंजरों को उतारा जाता है, बाद में क्रू उतरते हैं और बाद में कैप्टन उतरता है। तो हो सकता है कि सबको सेव करने तक कैप्टन ये जहाज डूब सकता है। तो ये आज का बॉस का सिचुएशन है। अभी ही टाइम है हर एम्प्लॉय को बॉस के साथ खड़े रहने का, तब जाके हम कुछ रास्ता निकालेंगे कि कैसे टिकना है इंडिविजुअल एंड पर्सनली। आज की आपकी सोच आपका कल का परिस्थिति का निर्माण करेगी। अगर आज आप पॉजिटिव सोचोगे तो कल आपको एक बहुत बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आज आप नेगेटिव सोचोगे तो हो सकता है आप कल देख ही ना पाओ। तो आपकी सोच के ऊपर बहुत निर्भर करता है आपकी परिस्थितियां कैसी रहेगी फ्यूचर में। एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। बिजनेसमैन को कोई मोटिवेट नहीं करता है, सब लोगों को मोटिवेशन मिल जाता है कहीं ना कहीं से, बट एक एंटरप्रेन्योर खुद ही मोटिवेट होने की कोशिश करता है। इसलिए आज मैं हर एंटरप्रेन्योर को एक कविता सुनाऊंगा जिससे सेल्फ मोटिवेशन मिले आपको। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नहीं रहने वाले सदा ये अंधेरे, छुपे गोद में है इसी के सवेरे, यही जिंदगी की सच्ची कहानी, तू दुनिया को देता जा कोई बड़ी निशानी। ये कविता सुनते सुनते मैं इमोशनल हो चुका हूँ। इतनी आग लगा दी है इस कविता ने कि तू दुनिया को देता जा कोई बड़ी निशानी। मोहब्बत का एक दीप ऐसा जला दे, जमाना ये सर किसके आगे झुका दे। टिकी है क्या कोई रात काली, न खुद को कर तू अंधेरे के हवाले, न खुद को कर तू अंधेरे के हवाले। ये कहते हैं सुबह के उजाले, ये कहते हैं सुबह। एंटरप्रेन्योर को सेल्फ मोटिवेट ही होना है, उससे कोई मोटिवेट नहीं करेगा। बिल्कुल छोटे से छोटा आदमी को हो सकता है सरकार मदद कर देवे, बड़े से बड़ा आदमी को हो सकता है सरकार विकोप कर देवे। आज सुना है कि काफी सरकार ने काफी जो डिफॉल्टर हुए थे उनके करोड़ों रुपए माफ कर दिए। छोटे गरीब लोग थे उनके भी काफी लोग पैसे माफ कर दिए। लेकिन हम छोटे एंटरप्रेन्योर अगर लाख रुपए से लेकर 2-5 करोड़ में अगर फंसते थे तो हमें डिफॉल्टर कहा जाता है और वहां से हमारा आगे का रास्ता बहुत जीरो हो जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को मोटिवेट करके कैसे इस कोविड के सिचुएशन में टिकना है, कैसे बिग क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सोचेंगे क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास और कैसे टिकना है। बिजनेस एक्विजिशन चेंज, कोविड के पहले का और कोविड के बाद का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। कोविड के पहले बिजनेस के समीकरण अलग थे। क्रेडिट में माल मिलता था, क्रेडिट में आता था, सब पे भरोसा कर सकते थे, बिजनेस चल रहा था, रूटीन सिस्टम था। कोविड के बाद का समीकरण टोटल चेंज हो चुका है। आज किसी को भी बताते तो बोले भाई पुराना अगर जहाँ पे भी बिजनेस खड़ा है वहाँ खड़ा कर दो, नया माल लेना हुआ तो आपको पैसा देना पड़ेगा और नया माल लो और पुराना पैसा धीरे धीरे देना। तो मार्केट के समीकरण पूरे चेंज हो चुके हैं। Those who accept change will win. Those who depend on situation they are die. अगर आपने चेंज को स्वीकार किया है तो आप जीत जाओगे, लेकिन परिस्थिति के अधीन रहोगे तो आप मर जाओगे। जीडीपी आज 1 पॉइंट से नीचे हो गया। जो एक जमाने में 6-7-8% भारत देश का जीडीपी था, कल 0.8 जीडीपी निकला था। और इस जीडीपी को वापस लाना वो हमारे लिए बिग क्वेश्चन है। और एक ही रास्ता है जीडीपी को वापस 6 पे लाने के लिए, इंटरनल मनी सर्कुलेशन। अगर हम अंदर ही अंदर पैसा नहीं घुमाएंगे तो हमारा जीडीपी वापस उस जगह पे नहीं आएगा। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि देश की प्रोडक्ट खरीदो और देश का माल लो, जहां पॉसिबिलिटी है देश की प्रोडक्ट खरीदो और अंदर ही अंदर पैसा करो, इंपोर्ट कम करो। तो अगर अंदर अंदर हम लोग काम करेंगे तो जीडीपी को हम सपोर्ट कर सकते हैं, भारत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। स्टे इट सेम बिजनेस। टिकने के लिए आप धंधा मत चेंज करो, जहां हो वही धंधे में रहो। डोंट ट्राई टू मूव आउट। रिव्यू योर डेटा, आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट। आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट थे कोविड के पहले, उसको आइडेंटिफाई करो कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। डेटा लो लास्ट 2 साल के, उस पर रिव्यू करना चालू करो।
लेकिन बिजनेस चेंज मत करो ऐसा समझ के कि इस धंधे में मेरे को मजा नहीं आया इसलिए मैं धंधा बदलता हूँ और फार्मास्यूटिकल का दवाई बनाना चालू करता हूँ, टनल बनाना चालू करता हूँ या सैनिटाइजर बनाना चालू करता हूँ। तो ये सब अपॉर्चुनिटी बेस्ड बिजनेस है। ये सभी जो बिजनेस है, बारिश गिरने के बाद जो मच्छर पैदा होते हैं और धूप निकलने के बाद मच्छर तुरंत चले जाते हैं, वैसा ही ये सब बिजनेस है। इसलिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को एनगेज करने के बजाय आप सेम बिजनेस में रहो और उसके एनालिसिस करो, रिव्यूज को। थिंक फॉर न्यू स्केलेबिलिटी। एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या नया कर सकते हो और आज जो बना रहे हो उसमें कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हो, ये आपको सोचने का बहुत जरूरी है। इंक्रीज प्रोडक्ट रेंज विच कैन मेड विथ सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा आपके पास है उसी में क्या नया प्रोडक्ट बना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नया कोई मत करो, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करोगे तो हो सकता है आपको सर्वाइव होने के चांसेस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जिंदा रहना है, जीतना नहीं है। आज कोविड के बाद अगर एक साल कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी एम्प्लॉय अगर जिंदा रह गया तो उसके लिए फिर फ्यूचर स्वर्ग ही स्वर्ग है। फोकस ऑन ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैंने यहाँ पर्पसफुली बोल्ड किया है, मोटा क्यों लेटर किया है। आज के बाद जो भी आप नॉन वैल्यू एडेड काम कर रहे हो इमीडिएट स्टॉप करो। उतना ही सोचो जहां आपकी ग्रोथ आएगी। जहां ग्रोथ नहीं है उसको सोचो ही नहीं। सिर्फ ग्रोथ और रेवोल्यूशनेशन का काम करो। नॉन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को आज ही आपको स्टॉप करना है। नेगेटिव पीपल को आज ही आपको मिलना बंद करना है। आप उन्हीं से मिलो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। आप उन्हीं से बात करो जो आपको सराहे। आप उन्हीं से बात करो जो आपको गाइड करे फ्यूचर के लिए। अपॉर्चुनिटीज क्या है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को कैसे एनकरेज कर सकते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये तो बहुत सच बात है, क्योंकि आज वर्ल्ड ट्रस्ट ऑन इंडिया, सब लोग इंडिया पे ट्रस्ट करने लग गए, हमारे पब्लिक पे ट्रस्ट करने लग गए। बट हम लोग इतने प्रिपेयर नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल मार्केट का हम लोग फुलफिल कर पाए। तो आज हमें इंटरनेशनल मार्केट को फुलफिल करने के लिए हमें ट्रस्ट के साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्रीडेट हो और सक्सेसफुल चले। बेटर इकोनॉमिक हो सकती है नेक्स्ट 5 साल के अंदर। आज 1 साल भले हमको दिक्कत हो, लेकिन आने वाले 5 साल में इंडिया इज द टॉप 5 वर्ल्ड इन द कंट्री रहेगा, ये मेरा मानना है। और अगर हमारी पब्लिक ने, हमारे नेशंस के लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो इंडिया फर्स्ट 3 में 100% आएगा। क्योंकि मेरा दिल से वैल्यू सिस्टम बोल रहा है कि आने वाले 5 साल इंडिया का इकोनॉमी बहुत जबरदस्त ग्रो करने वाला है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है। ये बात अलग है कि मेक इन इंडिया के भारत देश के सभी प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे, लेकिन आज एक सोशल इमोशनल काम कर रहा है। इसलिए भारत देश में जो भी प्रोडक्ट बनने वाली है वो भारत में ही बिकेंगी और भारत के बाहर से भी इंक्वायरी आएगी। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वापस बूम में आ सकता है। और उस हिसाब से एक एनवायरनमेंट, इमोशनल एनवायरनमेंट भी हमको मिल रहा है काम करने के लिए। वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट, ये आपका कॉस्ट रिडक्शन कर सकता है। ऐसी काफी सर्विसेज है जहां आप पहले अपने ऑफिस में रिक्रूट कर रहे थे एम्प्लॉय को, उसकी जगह पे फ्रीलांसर काम दे सकते हो, आप उसके घर से काम करवा सकते हो। इस केस में आपका कॉस्ट 50% रिडक्शन हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट ये अब खिलने लगेगा और आपकी कॉस्ट रिडक्शन काफी हो जाएगी। एडमिन रिलेटेड और मार्केटिंग रिलेटेड, आपको मार्केटिंग के बंदे नहीं रखने पड़ेंगे, बाहर से करवा सकते हो फ्रीलांसर। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, आज तक अवेयरनेस नहीं थी कि हमें अच्छा रहना चाहिए, हमें बॉडी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, हमें माइंड कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन आज एक बॉडी कॉन्शियस भी कंसेप्ट आ चुका है कि अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो माइंड भी अच्छा रहेगा। मन तभी अच्छा रहता है जब आपका तन अच्छा रहता है, और तन अच्छा रखने के लिए आपको हाइजीन सोसाइटी रखना पड़ेगा, हाइजीन इंडस्ट्रीज रखना पड़ेगा, हाइजीन फूड खाना पड़ेगा, हाइजीन एक्टिविटी में आपको रखना पड़ेगा। तो एक अवेयरनेस हेल्थ रिलेटेड भी आ चुका है और कंट्री बिकम मोर यूनाइटेड हो चुका है। आज एक दूसरे की सब केयर कर रहे हैं, एक दूसरे के फोन में SMS आ रहे हैं, जस्ट पर्सनल कंसर्न कर रहे हैं, आप सब ठीक हो ना। फोन कर रहे लोग, सर आप ठीक हो ना, भाई आप ठीक हो ना। तो कंट्री अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जगह पे
अब हो चुका है मोर यूनाइटेड, एक दूसरे के लिए एक जान दे रहे, जानने वाले को न जानने वाले को भी हेल्प मिल रहा है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है आज इंडिया की। डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिमांड में इंक्रीज रादर देन इम्पोर्टेड। अगर ऑप्शन मिला इंपोर्ट का तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएंगी इंडिया के अंदर। तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो डिमांड बढ़ने वाला है उसको एनकेश करने के लिए जबरदस्त आपके पास प्लेटफॉर्म है, उसको पकड़ना पड़ेगा। और मार्केट डिमांड में भी क्विकली इंक्रीज। मैंने आगे की स्लाइड में बताया था कि 6 महीना तक बिजनेस नहीं होना एक संभावना है, लेकिन ये एक संभावना भी ये है कि आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि बूम निकल जाए बिजनेस में कि लाओ लाओ मटेरियल दो मटेरियल दो मटेरियल दो। तो नेगेटिव सोच न करके पॉजिटिव सोच करके प्रिपेयर भी होना है कि जैसे ही आपके पास डिमांड आए तो आप विद इन कपल ऑफ डेज या कपल ऑफ वीक में डिलीवरी करोगे। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे और आपने बता दिया कि 1 महीने बाद डिलीवरी, 2 महीने बाद डिलीवरी, आपके डाई होने के चांसेस या 100% मुझे देख रहा है। तो हो सकता है कि 2 महीने में भी क्विकली डिमांड इंक्रीज हो सकता है। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी जो हमको मिलनी है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए। धंधे के 3 स्टेज होते हैं। एक धंधा करना जिसको हम इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं, एक व्यवस्था तंत्र खड़ा करना जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और थर्ड जो हाई एंड स्टेज है वो है ब्रांड बिल्डिंग करना। इस 3 स्टेप आपकी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोरिटी करवा सकती है। बिजनेस में आप खुद काम करते हो, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, जिसको हम धंधा कहेंगे। आजकल जो भी छोटा मोटा धंधा है जहां 8-10 लोग काम कर रहे हैं वो धंधा ही है, जहां आप आपकी फैमिली के लिए काम कर रहे हो और कुछ 2-4 लोगों को एम्प्लॉय दे दिया, उन लोगों के लिए काम कर रहे हो। मैं कहूँगा अभी टाइम आ चुका है धंधे से आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, जहां आपकी टीम आपके लिए काम करती है और वहां आप ग्रोथ देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ आपको एक लिमिटेड ही मिलेगा। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड आपका गुडविल काम करता है। ब्रांड के अंदर जहां आपको या आपकी टीम को नहीं काम करना, आपकी गुडविल काम करेंगी। आपकी कस्टमर और आपकी प्रोडक्ट आपकी ब्रांड के बारे में बोलेगा। तो बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड, इसमें कोशिश करो ब्रांड बनाने का, क्योंकि एक बात जरूर से याद कर लो, पैसा ब्रांड ही बना सकता है, बाकी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको सर्वाइवल दे सकता है, आपको पैसा कभी नहीं दे सकता। पैसा करना है, पैसा कमाना है तो आपको आपकी ब्रांड को बनाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस कभी भी पैसा नहीं कमाते। पैसा व्यापारी या व्यवसाय कभी नहीं कमाते हैं। पैसा सिर्फ आपकी प्रोडक्ट कमाती है, और आपकी राइट प्रोडक्ट होगी तभी आपके पास पैसा बनेगा। तो यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द राइट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बास्केट। जो भी लास्ट 2 साल में ज्यादा से ज्यादा चीज बिकी हुई है उस प्रोडक्ट का लिस्ट आउट आज ही बनाओ और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करो, उसका मार्केटिंग स्टार्ट करो, उसको प्रमोट करने की कोशिश करो। राइट प्रोडक्ट ही आपका पैसा बनाएगी। थिंक अबाउट व्हाट यू कैन सेल। आप क्या सेल कर सकते हो, आप उसी के बारे में सोचो। आप क्या बना सकते हो उसी के बारे में सोचो, क्योंकि प्रोडक्ट जीतेगी, आप नहीं जीतने वाले। तो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, यू आर नॉट क्रिएटिंग द बिजनेस, यू आर परसेप्शन क्रिएटिंग द बिजनेस। एक ड्रीम होता है, एक संभावना होती है, एक धारणा होती है जो आपको बिजनेस करने के लिए मजबूर करती है। आप अगर बिजनेस करते हो तो ये आपका भ्रम है। बिजनेस आपकी धारणाओं से चल रहा है, और आपकी धारणाएं आपको लेबल से ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि विदाउट ब्रांड आपका लेबल एक स्टिकर ही है और 5 पैसे से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर उसको कन्वर्ट कर दिया ब्रांड के अंदर तो वो 10 पैसा का स्टिकर 10,000 करोड़ का हो सकता है। और इसी का एक एग्जांपल दूंगा कि हैवमोर आइसक्रीम कंपनी, जहां मैंने जॉब किया था और डिस्पैच इंचार्ज के तौर पे नौकरी किया था, वहां सेठ 25-30 लोग थे। हम लोग आइसक्रीम बनाते थे, बेचते थे, पूरे गुजरात में सेल करते थे। आज
6 महीने पहले लोटो कंपनी ने उस ब्रांड को 2000 करोड़ में खरीदा है। और हिस्ट्री देखने जाओगे तो हैवमोर आइसक्रीम कंपनी जब डिवाइड हुआ भारत देश, तब वहां से सतीश चंद्र चोना जी इंडिया आए थे और कालूपुर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद में एक गाड़ी पे कोठी के अंदर आइसक्रीम बना रहे थे। और आज वही हैवमोर आइसक्रीम कंपनी 2000 करोड़ में बिकी है। तो समझ लीजिए कि इसमें उनका कितना योगदान होगा लेबल से ब्रांड को कन्वर्ट करने में। और क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? इसीलिए थोड़ी सक्सेस हुए। मैंने उनका सक्सेस देखा है। बीच में गोकुल आइसक्रीम कंपनी आया, वाडीलाल आया, क्वालिटी आया, और सभी इतने रीच थे। उसी में छोटी सी हैवमोर आइसक्रीम कंपनी को खड़ा रहना मुश्किल था बहुत, लेकिन वो टिक गई अपने स्ट्रेटेजिक प्लान से और आज वो एक बड़ी ब्रांड बन गई। और लोटो ने हैवमोर आइसक्रीम कंपनी का नाम न चेंज करके हैवमोर ही रखा। ये मेड इन इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप भी अपने लेबल को ब्रांड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और ये तभी होगा जब आपके दिमाग में होगा बिजनेस इज एवरीथिंग, धंधा ही सब कुछ है। शाहरुख खान का एक डायलॉग मेरे दिमाग में, मेरे नस नस में है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। रईस फिल्म का डायलॉग है। मैं कहूँगा कि एक बार हर एंटरप्रेन्योर को रईस फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कितनी गरीबी से शाहरुख खान ऊपर उड़ रहा है। हाँ, नेगेटिव रोल था वहाँ, एक डॉन का रोल है उस फिल्म में, लेकिन नेगेटिव में से भी आप पॉजिटिव लोग हैं, उसी को एंटरप्रेन्योर कहोगे। तो ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा था। उसकी मम्मी कचरे से दारू की बोतल उठाती थी और बेटे ने बोला कि ये क्या, पुलिस ने बोला कि ये क्या कर रही है, तो बोले मैं कचरा उठा रही हूँ। तो पुलिस अधिकारी ने उसको कुछ बोला तो वो बोल रही पुलिस को, सर ये मेरा धंधा है और धंधा से बड़ा मेरा कुछ काम नहीं है। तो ये जब शाहरुख खान छोटा था, बच्चा था, तब ये सुन गया था और तब जाकर उसने डायलॉग बोला था कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अम्मी जान कह रही थी। तो ये डायलॉग आपके दिमाग में लाना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि नेगेटिव भी ब्रांड बन सकती है, पॉजिटिव भी ब्रांड बन सकती है। और ब्रांड बनाने के लिए मैंने सिंपल 5 स्टेप लिए हुए हैं, और वो 5 स्टेप अगर होगा तो आज बिजनेस से आप ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होगे। और ये अगर 5 चीज अगर आपके पास होगी तो आप ब्रांड भी बना सकते हो। विजन जीने की दृष्टि, आपकी जीने की दृष्टि क्या है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आज की तारीख में पर्पस ऑफ लाइफ लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों जिंदा हूँ। अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, जहाँ आप जिंदा लाश हो। इसलिए आज ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा जीने का लक्ष्य क्या है, मिशन क्या होना चाहिए, मेरा गोल क्या है, ड्रीम क्या है। अगर स्वप्न नहीं है आपके पास तो विजन और मिशन का क्या मतलब। तो स्वप्न भी आपके पास चाहिए, और स्वप्न को अच्छी तरह से फुलफिल करने के लिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ के अंदर वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। अगर जीने के सिद्धांत नहीं है आपके पास तो आप विजन, मिशन, ड्रीम ये सब पेपर पे रहेंगे, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिटमेंट। बिजनेस में कहीं लॉस भी हो सकता है, कहीं प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको कमिट करना है अपने आप से कि मैं अच्छा धंधा करूंगा, अच्छी प्रोडक्ट दूंगा, अच्छे कस्टमरों को मिलूंगा, अच्छे आदमियों को मिलूंगा, अच्छे लोगों के साथ जुड़ूंगा, बड़े लोगों के साथ जुड़ूंगा। ये अगर कमिटमेंट जब तक आप नहीं डिफाइन करोगे, जीने की प्रतिबद्धता आप नहीं लाओगे अपने आप के पास, आप कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। आप लेबर से ब्रांड में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक शाहरुख खान का डायलॉग भी था, दबंग पिक्चर था, फिल्म तो मालूम नहीं, लेकिन वहाँ सलमान खान बोल रहा था कि एक बार मैंने कमिट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। मेरे दोस्तों, बिजनेस में भी ऐसा होना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो होने दो, बट आपने जो डिफाइन किया है उसी के पास कमिट रहो। काफ़ी बिजनेस में सोशली काफ़ी जगह पे एफिलेटेड हो और हमें कस्टमाइज मशीन्स के ऑर्डर मिलते हैं, तो
उस केस में हमें बजट बनाते हैं और बजट के ऊपर भी कभी कभी हमारा बिल ऑफ मटेरियल हो जाता है, लेकिन हम क्लाइंट को भी खराब सर्विस नहीं देते हैं, उनको अच्छी प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज की तारीख में हम लोग एक ही बोट में हैं। वो जान जाएगा, अगर आप खराब प्रोडक्ट दोगे तो वो जान जाएगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। हमको सोचना है एक ही बोट में है। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं बोट के सेफ एरिया में हूँ, क्योंकि सामने वाले साइड में छेद गिरा है, वो छेद अगर बड़ा हो जाएगा तो आपकी पूरी बोट को जहाज डुबा देगी आपका, तो वो बोट पूरा डूब जाएगा। इस बोट ना डूबे इसलिए आपको आज ही से एक अच्छी सी टीम बना के कॉर्पोरेट कस्टमर को फोकस करना है, पोटेंशियल कस्टमरों का लिस्ट बनाना है आपको, और उनको जाके मिलना है, नए कस्टमरों से मिलना है, नए कस्टमरों को प्रपोज करना है उनके प्रोडक्ट के लिए। आप उनको जाके आपका प्रोडक्ट दिखाओ। सिलेक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द करंट प्रोडक्ट रेंज। आपके पास जो भी सेल कर रहे हो उसमें से कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और वो आपको प्रॉफिट में लेकर जा सकती है। फाइंड आउट फास्ट मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम योर सेल्स डेटा। लास्ट 3-4 साल के डेटा लो, कौन सी चीज ज्यादा सेल हुई, कौन से सेगमेंट में हुई, किस तरह के कस्टमर थे, वे उस डेटा को कलेक्ट करो और वहां उस कस्टमर को अप्रोच करो। कॉस्ट मैनेजमेंट, हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर खड़ा कर दो। आपकी फैक्ट्री भले छोटी हो, 10 आदमी की क्यों ना हो, हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर चालू कर दो कि ये चीज मुझे कितने में पड़ेगी, और हर डिपार्टमेंट के हेड को एंटरप्रेन्योर बना दो और उसके डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी कैसा लाया जाए उसका ट्रेनिंग देके उसको उसकी जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि कॉस्ट मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनीथिंग परचेस आस्क क्वेश्चन टू सेल। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सर्विस क्लास पीपल हो, चाहे आप घर में रह रहे हो, आपको कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी बड़ी एक्सपेंसिव या कैपिटल आइटम खरीदने से पहले ये चीज अपने आप को पूछना है, क्या ये जरूरी है? अगर अंदर से जवाब आता है हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए, क्या इससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, इससे पैदा होगा पैसा? अगर जवाब मिलता है हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए, क्या ये मेरी एसेट्स होगी या लायबिलिटी होगी? अगर लायबिलिटी आती है तो आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो। अगर एसेट्स आती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो। अगर लायबिलिटी आती है तो 1 साल के लिए कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना करो। ये मेरा स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट है। कैपेक्स आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आने वाले 12 महीना आपको खुद की वर्किंग कैपिटल से जूझना, इसलिए आपके बड़े पैसे कैपेक्स में ना चला जाए और नई लोन ना लो। अगर आपके पास विजन नहीं है, आपके पास फोरकास्ट नहीं है धंधे का, तो नई लोन भी मत लेना। जिसमें हो, जहां हो, उसी में से आप कोशिश करो रेवेन्यू जनरेट करने का, और आपके जो भी डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको मॉनिटर करो और डिस्कार्ड द ऑल इन्वेंटरी एंड जनरेट द कैश ऑन हैंड। आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपके घर में जो भी पुरानी चीजें, हम इंडियन लोग, हम भारतीय लोग इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। हमारे इमोशंस क्या होता है कि ये मेरे पहली मशीन थी, ये मेरे दादा ने दी थी, ये मेरे चाचा की याद थी, इसलिए छोटी बड़ी मशीनें या छोटे मोटे इक्विपमेंट हम हमारी ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में रखते हैं। उससे हमारा स्पेस लॉस तो होता ही है। वो अगर इमोशन को एक साइड करके अगर सोचो कि जरूरी है कि नहीं, इमोशन रखना चाहिए क्योंकि हमारा ब्लड के साथ रिलेशन जुड़ा हुआ है, लेकिन आप सोच लो आप कि इमोशंस या सर्वाइवल क्या इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा लगता है तो ऐसी ओल्ड इन्वेंट्रीज को आप सेल करके हाथ में कैश ले लो, क्योंकि आपका कैश ऑन हैंड ही आपको आने वाले 6 महीना 12 महीना आपको जिंदा रहने की उम्मीद दे सकता है। और बिजनेस में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है सक्सेस करने के लिए। बिल्डिंग एक्सेलेंट रिलेशनशिप, मीट न्यू पीपल, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से जुड़ो, उनके बिजनेस के बारे में सुनो, उसके बिजनेस के बारे में समझो, आपका बिजनेस उनको समझाओ, रिलेशनशिप बिल्डअप करो। खाली लोगों से मिलने से रिलेशनशिप नहीं होती,
उनके साथ थोड़ा कंफर्ट एनवायरनमेंट भी आपको खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप होगा। और रिलेशनशिप प्योर होनी चाहिए, स्वार्थ वाली नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, भेड़ चाल में मत चलो। अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है तभी आपका बिजनेस अभी आज सर्वाइव होगा। तो बिजनेस के जो भी 5 सोच आज मैं दोहरा हूँ, वो आप 5 सोच लिख लेना। आप नोट पेन अगर है तो आप लिख लेना। इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओगे तभी मार्केट में टिकोगे। कस्टमाइज सॉल्यूशन अगर आपके पास होगा तभी मार्केट में टिकोगे। रूटीन प्रोडक्ट बनाने वाले तो बहुत मिलेंगे और वहाँ कंपटीशन होगी और अल्टीमेटली आप मायूस हो जाओगे। मेरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सैनिटाइजर का प्रोडक्शन किया था जस्ट फॉर सेवा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करना चाहता था और काफी रास्ते में बेचारे लोग 24 घंटा रास्ते में खड़े रहते थे। लोगों का गाड़ी चेक करना, डॉक्यूमेंट चेक करना, तो उनके हाथ खराब हो रहे थे। तो मुझे सोच आई कि मैं उनकी क्या सेवा करूँ, तो मैंने सैनिटाइजर का प्रोडक्शन किया और सैनिटाइजर को अपनी ब्रांड पे देना चालू किया। तो लोगों की इंक्वायरी आने लगी कि हमें भी सैनिटाइजर बना के दो या हमको भी दो। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। मैं तो सेवा के लिए था, बिजनेस का कोई मकसद नहीं था। लेकिन आज की तारीख में वही सैनिटाइजर जो 50 रुपए में बिक रहा है, वो कोई 20 रुपए में भी दे रहा है, कोई 15 रुपए में भी दे रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अपॉर्चुनिटी बेस्ड धंधा ना करके आप ऐसा धंधे में रहो जो आपकी नींव को मजबूत करे, आपकी नींव में पहले से हो और आपको आने वाली बिल्डिंग इमारत बनाने के लिए हेल्प करे। क्योंकि सैनिटाइजर का कॉस्ट जो 1500 रुपया MRP था, वो चीज 1100 में मिल रही थी, आज वो चीज 200 रुपए में भी मिल रही है। टनल के अंदर जो पानी डाला जाता है, वो इतना कॉस्ट कम हुआ, लोग खाली कलर का पानी दे रहे हैं। यहाँ एथिक की बात आ जाती है। अगर ये हमारा एटीट्यूड रहेगा, जो चीज 1100 रुपये में अगर ब्रांडेड दे रहा है, वेल गुड ऐसा कंपनी, और वही चीज अगर 200 रुपये में कहीं मिल रही है, तो वो सिर्फ पानी के अंदर कलर डाल रहा है और कुछ नहीं डाल रहा है। बट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हम सबको कि यार मैं सैनिटाइज हो गया हूँ, और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है यार सस्ता लो ना, वर्कर कोई या तो अपने कोई सैनिटाइज करना है, अपने को कहाँ प्रोवाइड होना है। तो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड धंधा ना करके आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कस्टमाइज क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, इसका स्ट्रेटेजिक प्लान डिफाइन करो और इसी प्लान के बाद आप सेल्स, मार्केटिंग, प्लानिंग ये सब करके आगे बढ़ सकते हो। जियोग्राफिकल एरिया बढ़ाओ। अगर आप एक सिटी में धंधा कर रहे हो तो बाकी सिटी में जाओ। अगर आप एक स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, गुजरात में कर रहे हो, तो महाराष्ट्र में जाओ, आंध्र में जाओ, तमिलनाडु में जाओ। अगर आप एक देश में धंधा कर रहे हो तो बाकी और धंधे में जाओ, साउथ ईस्ट एशिया जाओ, मिडिल ईस्ट जाओ, यूरोप जाओ। जियोग्राफिकल एरिया आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया, तो आपको कोई भी फाइंड कर लेगा। और आपका धंधे का सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेल्स ही है। सेल्स, सेल्स, सेल्स और सेल्स। जियोग्राफिकल सेल्स बढ़ेगा, आपका बिजनेस फ्लोरिश होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? छोटे मोटे जो भी मैन्युफैक्चरर है या एंटरप्रेन्योर है, वो ऐसा समझते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग से बहुत डिफरेंट है। सेल्स आपके रेवेन्यू को बढ़ाता है और मार्केटिंग आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। आप दोनों डिपार्टमेंट को अलग करो। सेल्स में आपको फिजिकल प्रेजेंस होना होगा, मार्केटिंग में आपको डिजिटल प्रेजेंस होना होगा। दोनों आपको ब्रांड बनाने के लिए दोनों पहिए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेल्स और मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम लोग काफी सुने हुए हैं बड़े बड़े गुरुओं से कि 5P का इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट, प्लेस, पैकेजिंग और ऐसे करके 5P जो भी है। लेकिन मैं आज यहाँ पे कुछ और चीज दिखाऊंगा कि 5P का इस्तेमाल तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, प्राइस, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रमोशन और प्लानिंग। मेरा यहाँ कहना है मार्केटिंग का प्लान आपका ऐसा होना चाहिए, कस्टमर के जूते के अंदर आपका पांव डाल के देखो कि कस्टमर क्या मांग रहा है, आप किसको प्यार कर रहे हो, वो प्रोडक्ट नहीं, कस्टमर किसको प्यार कर रहा है वो प्रोडक्ट बनाओ और वो प्रोडक्ट उसको सेल करो। कस्टमर के जूते में आप अपना पैर डालो। डू यू नो व्हाई दे बाय योर प्रोडक्ट? आपने कभी कोशिश की है जानने की कि आपका कस्टमर आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट क्यों ले रही है? अगर नहीं
तो आज ही लिस्ट आउट बनाओ कि आपका प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपकी कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। 5 यूएसपी आप आपकी प्रोडक्ट का और आपकी कंपनी का और आपका खुद का आज ही डिफाइन करो और जीने की प्रतिबद्धता के साथ आप पर्पस ऑफ लाइफ में उसको कंपाइल करो। आप हमेशा जीतने के लिए तत्पर रहेंगे और जीत हमेशा आपको मिलेगी। तो आपको या आप कस्टमर के पास से जानना है कि आपसे क्यों वो माल खरीद रहा है और आपको आने वाले 12 महीने के लिए एक सेल्स गोल या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा। मुझे मालूम है काफ़ी लोगों ने इसका प्रिपरेशन कर लिया हुआ है क्योंकि कोविड अब खत्म होने लगा है। काफ़ी लोग वेबिनार देख के अपना एक मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेटेजी, सेल्स गोल ये सब कर चुके हैं। मैंने भी अपना किया हुआ है। तो अब टाइम आ चुका है। सेल्स गोल अगर नहीं बनाया है, अगर आप लेट हो चुके हो तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। लॉकडाउन सभी अपने अपने भरोसे पे खुलने वाला है। सरकार बोल देंगी जो जिंदा रहा वो जिंदा, जो मर गया वो मर गया। अब अपने अपने भरोसे पे काम करो। सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्रिकॉशंस लो। तो आज ही आप अपना सेल्स गोल आने वाले 12 महीने के लिए प्लान कर दो और जो भी सेल्स गोल हो उसमें एक्सपेंडिचर का हमेशा ध्यान रखो कि कम से कम खर्चे में काम हो या खर्चा ही ना हो। इसके लिए मैं आपको नो कॉस्ट मार्केटिंग का टिप्स दूंगा। फ्री में भी मार्केटिंग हो सकता है, ये मैंने सीखा। नो कॉस्ट मार्केटिंग हम लोग क्या करते हैं, इस कोविड में सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। मैं घर में खाना बना रहा हूँ, मैं घर में बर्तन घिस रहा हूँ, मैंने सेल्फी खींच ली, मैं घर में नौकरों की तरह काम कर रहा हूँ। इस तरह के सोशल मीडिया पे फनी पोस्ट करके हम लोगों ने हमारा टाइम बहुत खराब किया। सोशल मीडिया में आपकी पर्सनल पोस्ट करने की बजाय आपकी स्किल, आपका प्रोडक्ट प्रमोशन किया गया होता तो आज आपको फ्री में मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिलता। तो कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल, यूट्यूब, गिनो मोर देन 25 बड़े प्लेटफॉर्म हैं। वहां आप आपकी प्रोडक्ट फ्री में प्रमोट कर सकते हो, आपके ग्रुप को दिखा सकते हो, वर्ल्ड को दिखा सकते हो और वहां से आप एक ब्रांडिंग के लिए एक पहला कदम उठा सकते हो, जिसको मैं कहूँगा नो कॉस्ट मार्केटिंग। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो जिनका भी छोटा मोटा धंधा है, जो मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकता उसके लिए, और जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कुछ क्लिक देने के बाद आपकी लीड को कन्वर्ट करता है और उसी का पैसा लेता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आप कुछ पैसा बजट बनाओ और कुछ पैसा दो कि ताकि आपकी प्रोडक्ट को हमेशा सोशल मीडिया में ऊपर रखे और लोगों के लिए अवेयर करे। और यही सोशल मीडिया आपको एक मार्केट डिफाइन करके देगा। सोशल मीडिया में आपको कहीं भी पैसा नहीं वेस्ट करना है, उसमें भी प्रिसाइजली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे यही कस्टमर मेरे पास आए या मेरी क्लिक उसी के पास जाए और उसी क्लिक का फेसबुक या सोशल मीडिया को पैसा जाएगा। विदाउट क्लिक पैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ आप बिल्कुल सेफ हो। तो आप कुछ बजट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को दो, अगर आपको ऊपर बढ़ सकता है तो कुछ 2 महीना 3 महीना का फ्री मार्केटिंग करके ट्रायल करके, और उसी में एक आइडेंटिफाई कर लो आपका सेगमेंट और वहां प्रमोशन देने की कोशिश करो। तो ये आपका 5 स्टेप मार्केटिंग का प्लान आपको बिजनेस में टिकने के लिए हेल्प कर सकता है। और लेकिन हम लोग बहुत एक बड़ी गलती करते हैं सेल्स में, जब माल बेचने करते हैं। सब कुछ कर लिया, मार्केटिंग कर लिया, प्लानिंग कर लिया, स्ट्रेटेजी बना दी, बट सेल्स में हम बहुत बड़ी 5 गलतियां करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस गुरु गलतियों को नहीं बताते, सेल्स कैसे बढ़ाना ये गाइड करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि हम क्या गलती करते हैं और उस गलती को कैसे हम लोग अपने लाइफ से निकाल सकते हैं। पहली बहुत बड़ी गलती है, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ चाहता हूँ। इस एटीट्यूड से हमको बाहर निकलना है। ये एटीट्यूड ही आपको इंडस्ट्री से बाहर निकालेगा। इसलिए आप इस एटीट्यूड के बाहर निकल जाओ और
आप आई नो एवरीथिंग कंसेप्ट से बाहर निकले, मुझे आता है और मुझे ही आता है, इसमें बहुत डिफरेंस है। सेकंड हमारा मिस्टेक है नॉट मेकिंग फ्रेंड फर्स्ट। हम अगर माल बेचने जाते हैं तो हमारे कस्टमर को फ्रेंड नहीं बनाते, हम हमारे कस्टमर को कस्टमर के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। सीधा जाकर उसको बता दिया कि ये हमारा प्रोडक्ट ये काम आएगा और आपको इतना फायदा करेगा। सॉरी, ये आपका बहुत बड़ा सेकंड मिस्टेक है। आपको एक कंफर्ट जोन खड़ा करना पड़ेगा आपके पोटेंशियल बायर के पास, उसको एक दोस्त बनाना पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ मैं कहूंगा डॉक्टर एडवाइस से काम करना होगा आपको। डॉक्टर क्या करता है, अगर कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो उसका एक ही यूएसपी होता है कि चैलेंज होता है कि मुझे बुखार आ रहा है, सर दर्द होता है या तो पेट में दर्द होता है, एक ही चैलेंज लेके जाता है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, उसको प्यार से बुझाता है, आइए हाथ का नाड़ी तपासता है, नाड़ी तपास करने के बाद उससे बात करता है कि सर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, आ करो, जोर से बोलो। ये क्या है, कंफर्ट जोन खड़ा कर रहा है। पेशेंट के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग डाल रहा है कि पेशेंट को लगे कि यहाँ यही डॉक्टर बहुत अच्छा है और यही मुझे अच्छा कर सकता है। यही डॉक्टर एडवाइस आपको आपके बिजनेस में इम्प्लीमेशन करना है। अगर कोई कस्टमर चैलेंज लेके आता है तो उसकी चैलेंजेस को समझो, जानो और फिर उसको सॉल्यूशन दो। प्रोडक्ट बेचने की कभी मत कोशिश करो। आप ऐसी लिंक को ढूंढो जो आपको आपके कस्टमर के साथ दोस्त बना सकती है, जो आपका लाइक और आपके कस्टमर का लाइक हो सकता है। आप माल बेचने गए हो, आपका लाइक नहीं चलेगा, कस्टमर का लाइक आपके पास चाहिए। कस्टमर जो लाइक करता है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डॉक्टर एडवाइस हम भूल जाते हैं। तो आज के बाद जब प्रोडक्ट सेल्स करने जाओ तो डॉक्टर एडवाइस हमेशा याद रखना। चौथा हमारा मिस्टेक है थिंकिंग द कस्टमर डज नॉट हैव इनफ मनी। कस्टमर क्या, किसी के पास पैसा नहीं है और कोई के पास तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन बिजनेस। आपको आपकी प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि कस्टमर को ऐसा लगे कि मुझे ही यही प्रोडक्ट खरीदना है। अगर एक बार कस्टमर ने डिफाइन कर लिया कि हाँ यही प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और इसी से मैं मनी डेवलप कर सकता हूँ, तो वो पैसा कहीं से भी उठा के लाएगा, बैंक से कर्जा भी लेके वो आपके पास से प्रोडक्ट खरीदेगा। इसलिए आप ये एटीट्यूड से बाहर निकल जाओ कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा माहौल खड़ा करो कि कस्टमर को लगे कि नहीं मुझे यही प्रोडक्ट मुझे हेल्प कर सकती है। एंड फिफ्थ बड़ा चैलेंजेस हमारे लिए ये है, बहुत बड़ा मिस्टेक, पुअर प्रेजेंटेशन स्किल। हमारा कैटलॉग, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड, वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब जगह पे डिफरेंट कलर के प्रेजेंटेशन होते हैं और लाइक भी नहीं होता है। आपका प्रेजेंटेशन ही आपका आईना है, उस आईने को आपको प्रॉपर करना होगा। हर जगह पे लेटर हेड से लेके डिजिटल मीडिया तक सब कुछ यूनिफॉर्मिटी दिखेगा, तभी आपका ब्रांड बनेगा। तभी ब्रांड बनेगा तो तभी आपका पोटेंशियल कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा और आप पे ट्रस्ट करेगा तभी आपका वो प्रोडक्ट खरीदेगा। इट्स अ लिंक। तो राइट लिंक खड़ी करने के लिए ये बिजनेस की जो सेल्स की 5 मिस्टेक थी वो मैंने आपसे शेयर करी, जो मैं सीखा था इस लाइफ में वो आपसे शेयर किया। और बिजनेस का जो 5 प्रिंसिपल है वो भी आपसे शेयर करूंगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड द पीपल, नेटवर्किंग करो। आज जीसीसीए क्या कर रहा है, यंग इंडिया ग्रुप क्या कर रहा है, हम लोग एक यंग इंडिया ग्रुप का एग्जांपल दो, जीसीसीए का एक एग्जांपल दो। जीसीसीए ने बहुत सारे वेबिनार डेवलप किए और एक सोसाइटी को कनेक्टिंग रखने के लिए कोशिश कर रहा है। ग्रुप में से या तो समाज से जो लोग अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको इकट्ठा करके जो आने वाली नई पीढ़ी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो जीसीसीए का एक बहुत अच्छा पहलू है। वैसे यंग इंडिया ग्रुप भी एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है कि जहां हर एंटरप्रेन्योर को इनवाइट किया जाता है और वो एंटरप्रेन्योर का एक ही यूएसपी होना चाहिए
कि जिंदगी में वो कुछ नया करने वाला हो या नया करता हो और उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हो। यंग इंडिया ग्रुप में मेंबरशिप लेने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और आपके अंदर वो काबिलियत होना बहुत जरूरी है कि जिससे आप यंग इंडिया ग्रुप में आ सको। तो ये एक नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग से एक आप ब्रांडिंग बनेंगे। हो सकता है कि बिजनेस ना मिले आपको, आपसे सेल्स ना मिले, बट नेटवर्किंग से आपको रिफर लीड जरूर मिल सकती है कि हाँ भाई जाओ अरविंद भाई को फोन करो या राजेश भाई को फोन करो या राकेश भाई को फोन करो, मेरा नाम देना, आपका काम हो जाएगा। रिफर लीड आपको मिलेगी और जब रिफर लीड मिलती है तो आप उसको एनकैश कर लो। इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना, नेटवर्किंग में इन्वॉल्व होना। फॉल इन लव विद पीपल, लोगों को प्यार करने लगो। अगर आप लोगों से प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को प्यार करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को प्यार नहीं करते, हम हमारी प्रोडक्ट को प्यार करते हैं, हम हमारे धंधे को प्यार करते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं हम लोग। तो हमारा माल बेचा ही करो, बहुत सही करो, मेरा माल बिक गया ना भाई। माल बेचने के बाद उसको काम में आया कि नहीं आया, अगर ये आप चेक करोगे तब जाके आपका कस्टमर भी आपको लव करने लगेगा। तो लोगों को लव करो, लोग आपको लव करेंगे। वी नेग्लेक्ट द पीपल एंड पीपल नेग्लेक्ट अवर बिजनेस। बहुत सही बात बताइए, अगर आप किसी को निगलेक्ट करोगे वो आपको निगलेक्ट कर देगा, आपका धंधा ग्रेजुअल डाउन होल चालू हो जाएगा। डोंट निगलेक्ट द पीपल। ये बिजनेस के प्रिंसिपल्स आपको 5 लाइफ में जरूर लाना है, आपको कभी भी मायूस होने नहीं देगा ये 5 प्रिंसिपल। नंबर 4, डोंट कंट्रोल पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड योर कस्टमर, प्लीज अंडरस्टैंड योर पीपल। हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ए यार तेरे को मालूम नहीं यार, तुझे नहीं मालूम, तू बात बंद करना यार, मुझे सब मालूम है। यार पीपल को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो क्या मांग रहा है। अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आपका कस्टमर आपसे भाग जाएगा। कस्टमर को कंट्रोल मत करो, मैंने वापस से रिपीट किया, उसको कंट्रोल करोगे वो भाग जाएगा। एंड 5वां प्रिंसिपल है, योर कंपटीटर वर्क मोर देन यू। अगर कोविड में आपने रेस्ट किया है, आराम किया है, गप्पे मारे हैं, तो आप बहुत पीछे रह चुके हैं। आपका कंपटीटर आपसे 10 गुना ज्यादा काम कर रहा है, ये कभी भी मत भूलना आप, क्योंकि आपका कंपटीटर आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसका सेल्स प्लान क्या है, वो किस तरह के कस्टमर को मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्या है। कस्टमर को एनालिसिस करो, क्योंकि वो आपसे 10 गुना ज्यादा काम कर रहा है। तो अगर आप सो गए तो समझ लो आप बिजनेस से बाहर निकल गए। ये 5 प्रिंसिपल आपके धंधे के बहुत थंब रूल है। गीता जैसे हमारा वेद, हमारा एक आस्था का प्रतीक है, वैसे ये बिजनेस के जो भी 5 पॉइंट मैं दे रहा हूँ, वो हर 5 पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखेगा और आपके लिए ये एक बार एनर्जाइज करेगा। अभी एडवांटेज कैसे लेना है कंपटीशन का, हम लोग कंपटीशन में भाग जाते हैं। कोविड के बाद काफी बिजनेसमैन ऐसे हैं, या तो काफी एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने सोच लिया कि यार दिस इज नॉट राइट टाइम, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, धंधे से बाहर निकल जाओ, कंपटीशन ट्रिमेंडस है, खर्चा भी नहीं निकल रहा, घर से पैसा जा रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। और ऐसे सोचने वाले 80% लोग हैं। कंपटीशन कम हो रही है, आप उस 20% में आ जाओ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और इस लो कंपटीशन का एडवांटेज आप ले लो। ये आपका वंडरफुल टाइम है, आपको बिजनेस में टॉपर ले जाने के लिए इससे बड़ा मौका आपको कभी भी नहीं मिलना है। तो इस कंपटीशन के माहौल में और आपकी कंपटीटर को वॉच करके आप हमेशा जागरूक रह के काम करना है, और यही आपका राइट टाइम है आपको आपका बिजनेस प्लान को रीअसेस करने का टाइम। रीअसेस जब भी करने जाते हैं तो हमें हमारी करंट सिचुएशन याद आ जाती है, लेकिन मैं बहुत
बारीकी से कहूँगा, बहुत मजबूती से कहूँगा कि जब बुरी चीजें आपके आसपास होती है और अगर आप रुक कर सोचने लगते हो कि ये जिंदगी मेरी कहाँ जा रही है और आप ऑटो पायलट में अगर फंस गए तो आपकी जिंदगी फिनिश हो जाएगी। परिस्थितियां आपको ऑटो पायलट से बाहर नहीं निकलने देंगी। आपको परिस्थिति का सामना करके बाहर निकलना है और उस असामान्य समय को आपको बैकअप कॉल देना है। तब जाके आप एक रीअसेसमेंट करके एक नए एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एक नए एम्प्लॉय के तौर पे बाहर आ सकते हो और एक आप नया लाइफ प्लान बना सकते हो। तो आप बुरे वक्त में खड़े ना होके एक बार सोच लो मुझे आगे क्या करना है, बिकॉज every critical juncture has the potential to become either a crisis or an opportunity। हर महत्वपूर्ण समस्या वाले मोड़ संकट या अवसर प्रदान करता है। आपको किसके साथ रहना है? संकट में ही रहना है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करके या परिस्थिति का सामना करके एक अवसर को पैदा करना है। और काफी ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने आज का जो माहौल है उससे भी काफी गंदा माहौल फेस किया हुआ है। गिरे हैं, संभले हैं, वापस गिरे हैं, वापस संभले, खड़े हुए और आज बड़े हुए। उनका एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा जो हमें रियल में इंस्पायर करेगा। समरी था क्लैरिटी इन योर माइंड, रीअसेस योर बिजनेस मॉडल, प्रिपेयर द बिजनेस प्लान। आपके सेल्स और मार्केटिंग आइडियाज आपको नए लगाने हैं। इंडिया एक $1 बिलियन पोटेंशियलिटी दिख रहा है, उस लैंड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। ब्रांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, विजन मिशन वैल्यू सेट करना है। लोगों को मिलते रहो, लोगों के साथ जुड़ो, एक सेल्स टीम कन्वर्ट करो जो कभी भी ना सोए और वो 24 आवर काम करने वाली आपकी टीम है। वो एक सोशल मीडिया जो आपको 24 घंटा हेल्प करती है। और लास्ट मेरा एक ही कविता है गुजराती में, वो जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। हिंदी में भी मैं बताऊंगा। एक वाक्य जो हमेशा मैंने प्रोत्साहित करते रहे है, तू एकलो नहीं एकड़ो छे, उठ हजारों मींડા તારી રાહ જુએ છે, તારો મૂલ્ય સમજ, ઝૂમતા નહીં આવડે તો ચાલશે પણ ઝચુમ્યા વગર તો છૂટકો જ નથી। तू अकेला नहीं बट एक नंबर का आदमी है, तेरे पीछे काफी जीरो लग जाएंगे अगर तू आगे बढ़ेगा तो। तू अपनी कीमत समझ। अगर तुझे खेलना नहीं आता, प्ले खेलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट तुझे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ये हिंदी में उसका भावार्थ है। और थैंक यू वेरी मच GCCA, यंग इंडिया ग्रुप, ऑल पार्टिसिपेंट और मेरे मार्केटिंग के टीम, मैनेजमेंट सिस्टम, आप सबका मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।